हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की पहली पौध थी, पहली जनरेशन थी। हमारे वालिदैन एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और मैं बार बार अपनी कौम को समझाता हूं कि ये जो मुल्क बना था ये एक नज़रिए पे बना था और जब भी कोई कौम अपने नज़रिए से हटती है कौम तबाह हो जाती है। और अब तक जिस लिए पाकिस्तान बना था हम उस नज़रिए से बहुत दूर चले गए। तो इंशाअल्लाह हमारी जब हम कहते हैं नया पाकिस्तान तो हम दरअसल कायदे आज़म और इल्हामा इकबाल के पाकिस्तान की बात करते हैं। वो पाकिस्तान जो एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था और वो जो मदीना की रियासत जो सारी इस्लामी दुनिया अभी भी समझती है कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी मदीना की रियासत। यानी कुरान में अल्लाह ने हमें कहा है कि नबी के रास्ते पे चलो। तो उनका रास्ता एक तो उनका किरदार था और अमली तौर पे वो मदीना की रियासत छोड़ के गए थे और वो रियासत एक मॉडल बनी थी कि उस पर मुसलमान अगले 700 साल तक दुनिया की अजीम कौम बने रहे। तो वो मॉडल था जिसकी बुनियाद रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके ऊपर एक अजीम कौम बनी। तो ये पाकिस्तान वाहिद दुनिया में वाहिद मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसलिए हम नारे मारते हैं कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं सोचा कि वो क्या पाकिस्तान था जो बनना चाहिए था, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी, जद्दोजहद की। कायदे आज़म हमारे अजीम लीडर 40 साल उनकी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान बना और हम सब को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान अगर हमने ना बनाया तो इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम उस नज़रिए पे ना वापस आए तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क का मकसद ही नहीं रहेगा। बलोच कहेंगे कि जी अगर वहाँ तेल निकला, गैस निकला, सोना निकला, वो क्या हम क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने। सिंधी कहेंगे जी हम क्यों बने। तब बने अगर किसी मकसद के लिए कौम बनी थी और वो मकसद कि हम पूरी कोशिश करें कि इस मुल्क को मदीना के रियासत के असूलों पे खड़ा करें। और वो असूल सबसे बड़ा असूल था इंसाफ और दूसरा इंसानियत। तो आज जो हम यहाँ आए हैं राजनपुर, इसलिए कि राजनपुर वो पाकिस्तान का खित्ता है जो सारे पाकिस्तान से पीछे रह गया है। लोगों के हालात राजनपुर में हम सब जानते हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात है वो भी यहाँ नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो आज हम आगाज़ कर रहे हैं और ये शुरुआत है, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी अभी आएंगी, लेकिन ये शुरुआत इसलिए है कि बुनियादी ज़रूरत एक इंसान को होती है उसकी सेहत की। सेहत है तो सब कुछ है। इनका इंसान की सेहत नहीं तो जितना मर्जी उसको पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, ना वो खाना खा सकता है ना वो पैसा का फ़ायदा उठा सकता है। लिहाजा आज यहाँ से इसलिए शुरू किया कि ये जो आपके पास इंसाफ कार्ड आज हम बांटेंगे और 2,13,000 ख़ानदानों के बीच में बांटेंगे यहाँ, इसका मतलब कि हर ख़ानदान के पास 7,20,000 रुपया उनके पास आएगा अपना इलाज करवाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि गरीब घराने में एक दफ़ा बीमारी आ जाए तो उस गरीब घराने का सारा बजट तबाह हो जाता है। ना पता चलता है कि मैं बच्चों के कपड़े लूँ, खाना खिलाऊँ। तो इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं और मुझे आज बड़ी खुशी है कि डॉक्टर यास्मीन और उस्मान बुज़दार
दोनों ने ये फैसला किया कि यहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर बाकी पासमानदा इलाकों से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और सारे पंजाब के अंदर जितने गरीब घराने हैं सबको हम ये सेहत इंसाफ कार्ड देंगे। उससे पहले हमने कबायली इलाके का फैसला किया। फाटा या कबायली इलाके के लोग वो सबसे पीछे रह गए, वहाँ जंग ने मज़ीद और गुर्बत पैदा कर दी। तो एक तो मुझे खुशी है कि कबायली इलाके में भी हमने फैसला किया है हर घराने में हम इंशाअल्लाह सेहत कार्ड देंगे वहाँ भी, ताकि लोगों को इत्मीनान हो कि अगर कुछ हो तो उनके पास इंश्योरेंस हो। अब मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, और डॉक्टर यास्मीन आप यहाँ बैठी हैं और आमिर कियानी आप हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान का जो हस्पतालों का निज़ाम है वो ऐसे हुआ है कि गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में जाता है और पैसे वाले लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सरकारी अस्पतालों का जो निज़ाम है वो गिरता गया है। मैं एक सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था, मेरी बहनें सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी, बेहतरीन इलाज होता था। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों का ये हाल है कि कोई पैसे वाले लोग सरकारी अस्पताल में जाने के लिए नहीं तैयार। आपने देख ही लिया कि नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। उधर से जो 10 साल वजीर आला रहा था शहबाज शरीफ, वो भी बाहर चेकअप करवाने जाता है, पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है उसके लिए। उसका दामाद वो बाहर गया हुआ है इलाज करवाने के लिए, भागा हुआ है नैब से। उसका एक बेटा हमजा शरीफ वो बाहर गया हुआ अपनी कोई, या उसकी बीवी बाहर गई हुई है इलाज के लिए। इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर वो इलाज करवाने के नाम पे बाहर गया हुआ है। नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर था 3 दफा, 28 करोड़ रुपया उसके बाहर के इलाज पे इस कौम का खर्च हुआ। असेंबली में कोई बीमार होता था वो बाहर चला जाता था इलाज करवाने के लिए। कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है कि जो हुक्मरान हैं वो बाहर इलाज करवाएं, जो उस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल, जिधर वो समझते वो अपने आप को वो नहीं समझते कि उनके इलाज के काबिल है। तो जो हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो ये कि वो सरकारी अस्पतालों में इनका मेयार ऐसा हो कि पैसे वाले लोग भी वहां इलाज करवाने जाएं, वजीर भी वहां जाएं, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाए और आम आदमी भी वहां इलाज करवाए। इसके लिए डॉक्टर साहिबा आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो हम अस्पताल ठीक करने की इस्लाहत कर रहे हैं इनको और तेजी से करें। आप जो लोग इन इस्लाहत के खिलाफ हैं वो दरअसल अपनी ज़ात के लिए यानी अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए वो पाकिस्तान की अवाम के अस्पताल ठीक नहीं होने दे रहे। जो भी आज ये कहता है ना कि जी हम जो हॉस्पिटल रिफॉर्म जिसको हम MTI कहते हैं, जो हमने पख्तूनख्वा में लेके आए, जो इनके खिलाफ है उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम का क्या हाल होता है इन अस्पतालों में। मैं एक दिन रात को चला गया, एक अस्पताल है पिंडी के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल होता था, उसका नाम था होली फैमिली। तो मैं जब उस अस्पताल में रात को गया, आप यकीन करें कि यहाँ तो इतनी ठंड नहीं है राजनपुर में, आज आप इस्लामाबाद चले जाएं तो वहाँ जितनी ठंड में 3-3 औरतें एक बिस्तर में थी, कई औरतें ज़मीन पे सो रही थी, 4-4 बच्चे एक बिस्तर पे थे। उनके जो आए थे लवाहिकीन वो कॉरिडोर में सो रहे थे और यकीन करें कि वहाँ कमरे खाली थे। जो हमने जाके देखे तो वहाँ कमरे खाली थे। डेंगू के लिए जो सर्दियों में होती नहीं है
उसके लिए कमरे खाली थे, और बेचारी क्योंकि गरीब लोग थे, सारों को उन्होंने 3-3 औरतों को एक बिस्तर पे, जमीन पे। और ये क्यों है? क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो निजाम है सरकारी अस्पतालों का, वो तबाह हो चुका है। वहां सजा और जजा ही नहीं है। ये बन चुके हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था 1970 में, इनको जब नेशनलाइज किया, तो जब नेशनलाइज इनको किया, इनका आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ही खत्म कर दिया। जब एक इदारे में सजा और जजा का निजाम खत्म हो जाता है, वो इदारा खत्म हो जाता है। कोई काम क्यों करे? जब कोई काम ना करे उसको भी उतना पैसा, जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे उसको भी उतना पैसा। वहां जब हमने पख्तूनख्वा के अंदर ये निज़ाम चेंज किया, तो सरकारी अस्पतालों में कई कंसल्टेंट सिर्फ दिन में 1 घंटा काम करने आते थे, बाकी सारा वक्त अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते थे। तो सरकारी अस्पतालों में तो सिर्फ गरीब लोग थे। जो मशीनें थी, करोड़ों रुपए की मशीनें सरकारी अस्पतालों में वो खराब पड़ी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो मशीनें चल रही थी। पैसा बना रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल, और सरकारी अस्पतालों का नुकसान पे नुकसान। और वो नुकसान पूरा कौन कर रहा था? अवाम कर रही थी अपने टैक्स के पैसे से। इसलिए ये जो हम नया निज़ाम लेके आ रहे हैं, डॉक्टर साहब इसको जल्दी से जल्दी पंजाब में लेके आए, ताकि हम सरकारी अस्पतालों की कंडीशन ठीक करें, ताकि आम आदमी अस्पताल में जाए तो उसकी सही ट्रीटमेंट हो। और वो तब होगी जब मैनेजमेंट ठीक होगी। और मैनेजमेंट तब ठीक होगी जब अस्पताल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो सबसे सीनियर आदमी नहीं होगा या औरत, वो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे काबिल होगा। जब आप उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे तब अस्पताल ठीक चलेंगे। नहीं तो आप ये जो पुराना है, जी सीनियर है, वो काम करे या ना करे, वो ऊपर आके बैठ जाता है। तो जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा, ये याद रखें मेरी बात, जब तक सजा और जजा का निज़ाम किसी भी इदारे में नहीं आएगा, कोई इदारा ठीक नहीं हो सकता। और सरकारी इदारों का सबसे बड़ा मसला ये आज। तो अगर सरकारी अस्पतालों ने मुकाबला करना है प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो निज़ाम भी उनका वो होना चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि उनको प्राइवेटाइज करें, इसका मतलब ये कि उनका सिस्टम ऐसा बनाएं कि वहाँ उसी तरह का इलाज मिले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिले। तो मैं ये डॉक्टर साहब आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इसको फौरी तौर पे आप करेंगे, क्योंकि मैंने जो रात को 3-4 अस्पतालों में मैं गया हूँ, पिंडी और इस्लामाबाद में, सरकारी अस्पतालों में, और उनका बहुत बुरा हाल था। और सिर्फ इसलिए कि वहाँ बेचारे आम आवाम जा रही थी, गरीब लोग जा रहे थे। तीसरी चीज़, पाकिस्तान में हमने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई। उन्होंने जब मदीना की रियासत बनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर एक कानून अमीर के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया। ये है अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, वाक़या पुलवामा के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता। DG ISPR के मुताबिक अगर जंग हुई तो मीडिया पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वाक़या पुलवामा के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता हुआ है। इस हवाले से तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, बताइएगा क्या तफसीलात मौसूल हुई हैं अब तक? जी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में DG ISPR ने साफियों से गैर रस्मी बातचीत की। मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए DG ISPR मेजर आसम का कहना था कि पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान का मीडिया वार मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, जबकि भारतीय मीडिया वार जंग को हवा दे रहा है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अमन पसंद है, हम अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर वार मुसलत कर दी गई तो हम आखिरी कतरे तक और आखिरी खून के आखिरी कतरे तक, अपने आखिरी सांस तक और आखिरी गोली तक जो है अपने वतन अजीज की एक की हिफाजत करेंगे। DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है, लेकिन हम अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मसाइल जो है, जो जमहूरी मालिक होते हैं, मसाइल जो है मुज़ाकरा से हल करते हैं और मसाइल जो है मुज़ाकरा से हल होने चाहिए। उनका कहना था कि 1 साल के जवाब में कि
तो दोनों ममालिक के जो DGMOs हैं उनका आपस में राब्ता हुआ था पुलवामा वाक़े पर, और भारत के पास कोई सबूत नहीं है और पाकिस्तान के कोई मुलव्वस नहीं है। जो कुछ हुआ है भारत के अंदर से हुआ है। मकबूजा कश्मीर में जो कोई सूरत हाल है वो इस बात की जुम्मेदारी करती है कि वहाँ पे भारत जो है मुजालिम बंद करे, क्योंकि कश्मीरी नौजवान जो है वो अपनी मुजालिम से तंग आकर खड़े हुए हैं, उनको अब अपनी जान की परवाह भी नहीं है। उनका कहना था कि जब कोई भी नौजवान अपनी जान की परवाह खत्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो है सूरत हाल काबू में नहीं रहती। तमाम DGISPR ने वादे किया कि पाकिस्तान LOC बिल्कुल महफूज है, पाकिस्तान की साइड से या एक LOC के ऊपर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जी अच्छा नवीद अकबर, आपने बताया कि वाक़या पुलवामा के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता भी हुआ था, तो दूसरी जानिब से क्या मौक़िफ़ था? जी, इस हवाले से अभी तक तो भारत की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुए कुछ टाइम हुआ है, हो सकता है भारत की तरफ को मौक़िफ़ आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के DGMOs का एक बाकायदगी से राब्ता होता है, उनके दरमियान हॉटलाइन मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसकी मज़ीद वज़ाहत देने से इनकार कर दिया, मज़ीद वज़ाहत नहीं दी। जी नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है, नाज़रीन को अपडेट करें। वाक़या पुलवामा के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता हुआ है, जिसके बाद DGISPR का बताना था कि उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, सिर्फ हवा में बात की जा रही है। DGISPR के मुताबिक अगर जंग हुई तो मीडिया पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम LOCs पर तैयारियां पूरी हैं, किसी किस्म की कोई भी हर्जा सराई की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां पर जिस तरह से सिक्योरिटी है कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वाक़या पुलवामा के बाद पाक भारत DGMOs का भी राब्ता हुआ था। DGISPR का बताना था कि अगर जंग हुई तो मीडिया पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगा। अपडेट करे थे नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। एक दफा फिर आपको लिए चलते हैं राजनपुर, जहां पर वजीर आजम इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कुछ 3-4 साल की, 3 साल की, उसकी क्या जुर्म था? उसने अदालत में झूठ बोला, उसको सजा दे दी। मुझे इन्होंने पिछले दौर में 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में रहा, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, जी इमरान खान ने पता नहीं ये उसने भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है वगैरह वगैरह। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई दी। 60 मैंने 40 साल पुराने मैंने कागजात ढूंढ के दिए। एक इन्होंने पूछा कि किधर से फ्लैट लिया है, लंदन का फ्लैट। 34 साल पुराने मैंने उनको कागजात दिखाए, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखाए कि किधर से मैंने पैसा बनाया। मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं अगर पब्लिक का नुमाइंदा हूं, मतलब ये कि अवाम के पैसे का मैं रखवाली हूं। याद रखें, जो एक पब्लिक नुमाइंदा होता है वो आपके पैसे, आपके टैक्स के पैसे, मैं जिम्मेदार होता हूं, तो मुझे सफाई अपनी पेश करनी पड़ती है। मैंने नहीं कहा कि मैं तो तब क्रिकेट खेलता था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं भी कह सकता था कि मैं तो उन दिनों में क्रिकेटर था। लेकिन क्योंकि मैं पब्लिक नुमाइंदा था, मैंने 1 साल जवाब 60 मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दी, 60, और मैंने कहा कि एक भी इनमें से गलत हो मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। यहां झूठ पे झूठ पकड़े जा रहे हैं। अभी तक एक कागज नहीं दे सके कि जब मान लिया कि तुम्हारे लंदन में 4 बड़े बड़े महलात थे, जब मान लिया ये शरीफ खानदान ने, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देनी थी कि आपने वो कब खरीदे और क्या मलकियत आपकी है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, सारा केस खत्म हो जाना था। अब तक 3 साल हो गए, वो एक चीज नहीं दे सके। और वो सबको पता क्यों नहीं दे सके, क्योंकि इन्होंने कहा था 2006 में लिया है और असल में 93 में लिए गए थे वो। तो मैं आपके सामने सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब ताकतवर और कमजोर का एक ही तरह का एक इंसाफ का निजाम आएगा। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में ताकतवर आदमी जिसने अरबों रुपया मुल्क का लूटा हुआ है, वो 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहा है। वो जेल में जाता नहीं, वो अस्पतालों में जा रहा है, और गरीब आदमी बेचारा जेलों में पड़ा हुआ है। 2 भाई थे, अभी पिछले महीने खबर निकली, 2 भाई थे, उनको सुप्रीम कोर्ट बरी करता है। जब सुप्रीम कोर्ट बरी करता है, पता चलता है 3 साल पहले ही दोनों को फांसी मिल चुकी थी।
अभी कोई एक अखबार में खबर आई कि मुर्गी चोरी पे बेचारा 6 महीने एक कोई इंसान अंदर जेल में। तो एक तरफ तो बेचारे गरीब लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वकील नहीं, और दूसरी तरफ ताकतवर ऐसे दंदराते फिर रहे हैं। आप बजाय अपने जाके इल्जामात दें, अदालत में बताएं कि मैं बेकसूर हूं। मैंने 1 साल लगा के बताया मैं बेकसूर हूं, मैंने साबित किया है। आप भी करें जाके, वो नहीं करना सारे जमा होके सारे करप्शन की जो यूनियन बनी हुई है, करप्शन का जो पूरी एक टोला बना हुआ है, जमहूरियत बचाने के नाम पे अपनी सारी चोरी बचाने के चक्कर में है। मैं आज आप सारों को मैं चैलेंज करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, हमने एक एक का एहतसाब करना है, एक एक का एहतसाब करना है हमने।